तारीख है 12 फरवरी और जगह है बलोचिस्तान, जहाँ के एक ईदी फाउंडेशन में एक लाश दफनाई गई। ये लाश इतनी ज्यादा झुलस चुकी थी कि इसकी पहचान करना इम्पॉसिबल हो चुका था। ईदी फाउंडेशन वालों ने इसे 4 दिन तक अपने पास रखा, इस उम्मीद में कि कोई इसे लेने आएगा, लेकिन जब कोई आया नहीं तो उन्होंने इस लाश को दफना दिया। लेकिन उनके वर्कर्स को ये मालूम नहीं था कि जिसकी लाश उन्होंने दफनाई है वो बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल किया गया मुस्तफा आमिर था, जिसके मर्डर केस ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई। मुस्तफा कत्ल केस में अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है क्योंकि ये केस कोई मामूली केस नहीं है। ये केस ड्रग्स और पार्टी लाइफ की साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को एक्सपोज करता है। और इस केस के बारे में कुछ लोगों का ये कहना था कि मुस्तफा आमिर को सिर्फ एक इमोजी की वजह से कत्ल किया गया, जबकि उसकी अम्मी का कहना था कि इनके बीच एक लड़की का भी चक्कर था और कुछ लेन देन के मामला भी थे। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये कि उन्होंने अपने बच्चों को काफी डेयरिंग बनाया था और वो किसी के भी प्रेशर में नहीं आते थे, और इसी तरह वो अरमगान के प्रेशर में भी नहीं आना चाहता था। और इन्हीं सब चीजों की रिएक्शन में अरमगान ने उसको इतनी बेरहमी से कत्ल किया। मगर मुस्तफा की कहानी को सुनने से पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह मुस्तफा आमिर के साथ हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्तफा आमिर पाकिस्तान में ड्रग्स बेचता था और वो जंगल बॉय के नाम की ड्रग यूएसए कैलिफोर्निया से मंगवाता था। लेकिन वो अकेला नहीं था, मुस्तफा एक गैंग का हिस्सा था जो पाकिस्तान में ड्रग्स बेचते थे। इस गैंग के लीडर यहिया जो शाहजी के नाम से जाने जाता था, जो ड्रग्स कैलिफोर्निया से मंगवाता था और कराची में बासिल नामी शख्स को बेचता था। यहिया अपनी पहचान छुपाने के लिए सिर्फ बासिल से ही कॉन्टेक्ट करता था, जो अभी तक कुछ हद तक छुपी हुई है। बासिल ये ड्रग 3 और लोगों को देता था, जिसमें से एक का नाम था उस्मान, जो कि आज से 2 माह पहले नशे की हालत में ड्राइविंग करता हुआ मारा गया। जिसमें से दूसरे नंबर पर मुस्तफा आमिर था और तीसरे नंबर पर साहिर हसन था, जो पाकिस्तान के फेमस एक्टर साजिद हसन का बेटा था। लेकिन उसने ये डिनाई कर दिया, उसने कहा मैं इसका हिस्सा ही नहीं। इस गैंग में काम करने वाले ज्यादातर बच्चे एलीट क्लास की फैमिली से बिलोंग करते थे और मुस्तफा भी एक एलीट फैमिली से ही बिलोंग करता था और कराची के एक डिफेंस एरिया में ड्रग सप्लाई करता था। और आहिस्ता आहिस्ता इसके बायर्स बढ़ते गए। अब इन बायर्स में से एक लड़का था जिसका नाम था अरमगान, जो मुस्तफा ही की तरह कराची में रहता था, लेकिन मुस्तफा से 6 माह बड़ा था। लेकिन कुछ इंटरव्यूज में ये चीज भी एक्सपोज करी गई है कि अरमगान 29 साल का है, क्योंकि ना तो इसके साथ इसका बाप रहता था और ना ही इसकी माँ। कोई भी इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। ये अकेला रहना पसंद करता था और एक इलीगल कॉल सेंटर चलाता था, जिसकी वजह से वो मनी लॉन्ड्रिंग करता था और वो भी मुस्तफा की तरह एक क्रिमिनल ही था। इस अरमगान का घर एक महल के जैसा था, जिसमें बेतहाशा कैमरास लगे हुए थे और उस महल में इसने 100 से ज्यादा गार्ड्स रखे हुए थे। और हर माह के एंड पर ये अपने घर में एक पार्टी अनाउंस करता था, जो कि पूरे इलाके में बदनाम थी। इस पार्टी की 2 बड़ी खसूसियत थी, एक ड्रग्स और दूसरी इसके कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियां। इस केस को समझने के लिए अब ये जानना जरूरी है कि मुस्तफा और अरमगान की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई। इसमें हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि इसके अलावा इनके दरमियान और भी बहुत सारे मामला थे। मुस्तफा के मर्डर से कुछ हफ्ते पहले अरमगान के करीबी दोस्तों का ये कहना है कि वो अपने कॉल सेंटर के हवाले से बहुत परेशान था और कॉल सेंटर में काम करने वालों को बार बार ये कहता था कि तुम सब मेरे दुश्मन और दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और इसी डिप्रेशन में अरमगान ने अपने कॉल सेंटर के एक मुलाजिम को बुलाया और उसको मेटल पाइप के साथ हरासमेंट का शिकार भी बनाया। इसके अलावा एक लड़की भी इस केस में इन्वॉल्व थी, जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े टाइकून और स्टॉक ट्रेडर की भतीजी थी। ये लड़की अरमगान के कॉल सेंटर में काम तो नहीं करती थी, लेकिन उसकी पार्टीज में जरूर शामिल हुआ करती थी और इस लड़की का अरमगान के साथ रिलेशन भी था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही लड़की मुस्तफा के साथ भी 4 साल से रिलेशन में थी। जी हाँ, ये लड़की इन दोनों लड़कों को चीट कर रही थी। अब 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 की रात का वक्त आता है, जो न्यू ईयर की नाइट है। इस दौरान ये केस 2 नजरियात में डिवाइड हो जाता है। अरमगान के वालिद और उसकी पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का ये कहना है कि मुस्तफा भी उसी पार्टी में मौजूद था। उसकी उसी लड़की के मामले में अरमगान के साथ लड़ाई हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे लोगों का ये कहना है कि मुस्तफा उस रात वहाँ मौजूद ही नहीं था। और मुस्तफा की मदर ने ये स्टेटमेंट दी कि वो उस रात अपने दूसरे दोस्तों के साथ था, जो बात 100% श्योर है। हाँ, 6 जनवरी को वो अरमगान के पास गया था और मुस्तफा अपने दोस्तों को एक वॉइस नोट के जरिए बताता है कि वो अरमगान की तरफ जा रहे हैं और उससे कुछ काम है उसके साथ। भाई मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काली के, तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शाह बाबा लेकर आ जाओ, जैसे भी। की आवाज में ना तो कोई खौफ था और ना ही गुस्सा, जिससे ये लगता है कि उनके दरमियान कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन मुस्तफा की ये गलती थी। अब मुस्तफा के वहां जाने से पहले अरमगान उसे उन चीजों के बारे में पूछता है जो मुस्तफा ने अरमगान को बेचनी थी। अब इस बात पर मुस्तफा अरमगान को एक बनाना इमोजी भेजता है। अब यहाँ पे मुस्तफा को क्या मालूम था कि ये इमोजी उसकी मौत का बायस बनेगा। असल में ये सब एक प्लानिंग के साथ हुआ था, जो पिछली बहुत सारी बातों का रिएक्शन था। जब मुस्तफा अरमगान के घर पहुंचा, पहले तो उसने मुस्तफा के दिए हुए यूज किए। अब उसी नशे की हालत में अरमगान ने अपने ड्रॉर से एक मेटल की पाइप
निकाली और मुस्तफ़ा को उससे मारना शुरू कर दिया। अब थोड़े से मुकाबले के बाद मुस्तफ़ा की हिम्मत टूट गई और वो जमीन पर गिर गया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को एक सफेद चादर में बांधा और उसको उसी की गाड़ी में डालकर ले गया। अब यहाँ पर एक अजीब सी बात ये थी कि अरमगान के घर का गेट जो था वो कंट्रोल्ड बेस था, मतलब सिर्फ अरमगान अपनी मर्जी से ही उस गेट से आर पार आ सकता था। और उस दिन स्पेशली अरमगान ने मुस्तफ़ा की भी गाड़ी अपने घर में पार्क करी हुई थी और उसने मुस्तफ़ा को उसी गाड़ी में डाला और उसको बलूचिस्तान ले गया। मुस्तफ़ा की गाड़ी को नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी और वो फुली टिंटेड थी और रास्ते में उसे कोई पूछने वाला नहीं था। और यहाँ पर एक और शॉकिंग न्यूज ये थी कि अरमगान का ये कहना है कि मैं नशे में था और वो नशे की हालत में बलूचिस्तान चला गया, जबकि मुस्तफ़ा की अम्मी का ये कहना है कि किसी की सपोर्ट के बगैर ये चीज पॉसिबल ही नहीं कि नंबर प्लेट के बगैर ये गाड़ी किसी भी रोक टोक के बगैर बलूचिस्तान तक पहुंच गई। जब 6 जनवरी को मुस्तफ़ा घर से निकला और 7 जनवरी की सुबह 4 बजे तक वो घर वापस नहीं आया तो उसकी माँ उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने सुबह पुलिस स्टेशन चली गई और वहाँ SSP अली हसन साहब से मुलाकात की, जिन्होंने उनके साथ कोई कॉपरेट नहीं किया और उनको ये कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ गया होगा या खुद इधर उधर चला गया होगा। जब उसे पुलिस स्टेशन से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसकी अम्मी ने सोशल मीडिया पर मुस्तफ़ा के लिए एक मिसिंग कैंपेन चलाई और हर एक पॉइंट को सोशल मीडिया पर खोल के रख दिया, जिसका फायदा ये हुआ कि इस चीज से उनके सामने कुछ क्लूज आने लगे। उन्होंने खुद ही मुस्तफ़ा की सिम निकलवा कर उसका डाटा बैकअप, जिससे उन्हें बहुत सारे क्लूज मिले। इसके अलावा मुस्तफ़ा की मदर को एक वॉइस नोट भी मिला जिसमें ये चीज कंफर्म हो गई कि अरमगान ने मुस्तफ़ा का मर्डर कर दिया। मुस्तफ़ा इज डेड। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के पेरेंट्स का ये कहना है कि मुस्तफ़ा के वालिद ने अरमगान को कॉल की, लेकिन अरमगान ने भी लापरवाही का इजहार करते हुए कॉल को बंद कर दिया। और कुछ ही देर बाद मुस्तफ़ा के वालिद को एक रैंडम नंबर से अमेरिका से कॉल आई। वो अरमगान के वालिद कामरान साहब का नंबर था। इत्तेफाक से अरमगान के वालिद कामरान का भी एक अमेरिकन नंबर है और मुस्तफ़ा के बैकअप किए हुए डाटे में भी अरमगान के 4 नंबर थे, एक अमेरिकन नंबर, एक अनट्रेसेबल नंबर और 2 लोकल। मुस्तफ़ा के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन जाकर ये रिपोर्ट दर्ज करवाई और फाइनली 2 हफ्ते बाद पुलिस ने एक्शन लिया। ये मामला एंटी वायलेंट क्राइम सेल को दिया गया। मुस्तफ़ा के पेरेंट्स को समझाकर उन्होंने अरमगान के घर में रेड की, जहां अरमगान ने उन पर फायरिंग की। जी हाँ, पुलिस पर फायरिंग। 4 घंटे की इंटेंस फायरिंग के बाद, जिसमें कई ऑफिसर्स जख्मी हुए और फाइनली अरमगान ने सरेंडर कर दिया। अरमगान को कोर्ट में पेश किया और उसका बाप कामरान कुरैशी भी उसके साथ आया और ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई कि जज और कामरान की मीटिंग प्राइवेट रूम में हुई। वो कोर्ट रूम में वापस आया और अरमगान के जुडिशियल रिमांड पर मामला बंद कर दिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार पुलिस ऑफिसर पर फायरिंग करने वाले का केस बंद कर दिया गया। ये चीज ये प्रेजेंट करती है कि कामरान कुरैशी कितना पावरफुल है, मतलब पावर ऑफ मनी। लेकिन यहाँ पर ये ट्विस्ट की बात है कि यहाँ पर ओपोनेंट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे और छोटी से छोटी बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। जब ये शर्मनाक मामला सिंध हाई कोर्ट तक पहुंचा तो उन्होंने सबसे पहले उस बिकने वाले जज को फायर किया, लेकिन वहां जाकर इस केस ने मजीद पीक पकड़ी। जब सिंध हाई कोर्ट को यह पता चला कि ऑफिसर पर फायर करने वाले शख्स के साथ राजा जैसा सलूक किया जा रहा है तो उन्होंने भी एक्शन लिया और अरमगान के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए उन्होंने उसके कॉल सेंटर में से 2 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें से एक था जुहेब, जिसकी मदद से उनको शराज का पता चला और शराज ने पूरी स्टोरी टू द पॉइंट एक्सप्लेन कर दी और अरमगान को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया। एग्जैक्ट रीजन तो उसको भी मालूम नहीं था, लेकिन हाँ ये चीज उसने बता दी कि किस तरह अरमगान ने मुस्तफ़ा को बेरहमी से अपने घर बुलाया और उसको कत्ल कर दिया। फिर बलूचिस्तान में उसको एक कच्चे इलाके में ले जाकर उसी की गाड़ी में उसको डालकर पेट्रोल के साथ उस गाड़ी को आग लगा दी। ये एक बहुत ही दर्दनाक केस है और ये अभी तक कंटिन्यू है क्योंकि गैंग के मेंबर्स अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके और अरमगान अभी भी खुलेआम घूम रहा है, उसको अभी तक कोई सजा नहीं हुई। लेकिन इस चीज की उम्मीद है कि मुस्तफ़ा के कत्ल में जितने लोग मुलव्विस थे उन सबको अरेस्ट किया जाएगा ताकि दूसरे लोगों के लिए ये इबरत का निशान बन सके। मगर अभी तक सिर्फ मुस्तफ़ा के गैंग के 6 लोगों के नाम सामने आए और मजीद लोगों की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस इंसिडेंट को लेकर अभी भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी न्यूज ट्रेंडिंग पे है और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि मुस्तफ़ा कौन सा अच्छा इंसान था, वो भी तो एक डीलर था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या उसको उसके किए की सजा देने का ये एक सही तरीका है? मतलब विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग, क्या कानून को अपने हाथों में लेना दुरुस्त है? ये थी इस केस से रिलेटेड अभी तक की इन्फॉर्मेशन। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में जरूर करिएगा। थैंक यू।